हेलो दोस्तों, मैं AK गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य व्यवस्था चल रही थी पॉलिटी, जिसमें हम भाग 1 यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये टॉपिक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हमें भाग 2 देखना था यानी नागरिकता। कौन सा भाग? भाग 2, नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप। इसके बारे में हमको अध्ययन करना था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यह नागरिकता है क्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विश्व में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और विश्व में बहुत सारे देश भी हैं, पॉपुलेशन भी है और कंट्री भी हैं। तो हर कंट्री के जो संघ यानी उसका क्षेत्र है, संघ जो क्षेत्र है उस कंट्री का, उस देश का जो क्षेत्र है, वहाँ के निवासियों को कुछ दायित्वों के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। किसके लिए? संघ में रहने के लिए, उस क्षेत्र में निवास करने के लिए। ठीक है, उन्हें हम नागरिक कहते हैं। हर देश में के अपने नागरिक होते हैं, हर देश में नागरिकता देने के अपने नियम होते हैं। ठीक है, कोई भी देश हो वहाँ बिना नागरिक के वो देश नहीं होता, क्योंकि जब हम राज्य के अभिन्न अंग बताए थे ये चीज़ आपको तभी बता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ जब हम संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि हम किस प्रकार की नागरिकता देना चाहते हैं। ठीक है, विश्व के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो विश्व में 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। कौन कौन सी? एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। कौन कौन सी? एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी, एकल और दोहरी। ठीक है, ये ठीक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, कोई भी जब संघ होता है तो वो कई राज्यों में क्या रहता है? विभाजित रहता है। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ अमेरिका में कैसा है कि जो भी व्यक्ति रहता है, मान लीजिए देखिए मैं किसी स्टेट में रहता हूँ, अब वो स्टेट किसी न किसी देश में आती है, यानी मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में और ये आता है भारत में। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का कोई स्टेट होगा, कोई फेडरेशन होगा और अमेरिका एक कंट्री हो गई। ठीक है, तो अगर वहाँ रहने वाले लोगों को स्टेट की नागरिकता और कंट्री की नागरिकता अलग अलग दी जाए तो उसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता। और हमारे यहाँ क्या है? हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। हम क्या हैं? अपने राज्य के मूल निवासी हैं। नागरिक हम कहाँ के हैं? भारत के हैं। नागरिक हम कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, हम अपने राज्य के मूल निवासी हैं, नागरिक हैं हम भारत के, यानी हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता दी जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया ब्रिटेन से, जिसने हमारे ऊपर सालों तक शासन किया, सदियाँ बीत गई उनके शासन में। ठीक है, तो ब्रिटेन देश से ही हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया। आपका क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो दोहरी नागरिकता दोस्तों अमेरिका में है। वहाँ पे राज्य की अलग, कंट्री की अलग नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता क्या है? तो नागरिकता के तहत एक डॉक्यूमेंट देकर राज्य उस व्यक्ति को एवं राज्य को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, अधिकार एवं कर्तव्य दिए जाते हैं। ठीक, नागरिकता के प्रकार यानी नागरिक होने के किसी व्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक तो होगा कैसा? देशीय व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? देशीय व्यक्ति, जो आपके यहाँ जो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा? नागरिक होगा। एक्चुअल नागरिक जो आपके देश का है, ठीक है, वो नागरिक होगा। ठीक, एक होते हैं फॉरेनर। कौन होते हैं? फॉरेनर यानी विदेशी। कौन होते हैं? विदेशी। ठीक है, ये नागरिक तो नहीं होते लेकिन कुछ अधिकार इनको भी दिए जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आगे चल के कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, एक होते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति, ठीक है, स्टेटलेस पर्सन। क्या होते हैं ये? तो दोस्तों
जब किसी व्यक्ति को उस राज्य से निकाल दिया जाता है, ठीक है, राज्य से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या उसके पास क्या ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो किसी देश की नागरिकता के, तो उसे नागरिक नहीं माना जाता। वो व्यक्ति कैसा होता है, राज्य विहीन व्यक्ति होता है, जिनको हम अवैध प्रवासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवैध प्रवासी, ठीक है, अवैध प्रवासी बोलते हैं। एक होते हैं दोस्तों शरणार्थी। कौन होते हैं, शरणार्थी। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनको किसी दूसरे राज्य के द्वारा, राज्य जहां मैं बोलूं आपको देश समझना है, ठीक है, किसी भी दूसरे राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, जाति धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है और उसको उस राज्य से निकाल दिया जाता है, या व्यक्ति खुद अब वहाँ की प्रताड़ना से हताश होकर किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को शरणार्थी कहा जाता है। हमारे भारत देश में शरणार्थियों की समस्या सदियों से है, ठीक है, कब से है, सदियों से है, ठीक। अभी बांग्लादेश वाले जो एरिया है, बांग्लादेश से जो सटे राज्य हैं, वहाँ भी यही समस्या चल रही है। पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं, वहाँ भी यही समस्या चल रही है, शरणार्थी समस्या, ठीक है। इसी को लेकर एनआरसी भी लाई गई थी, ठीक है। तो ये हो गए व्यक्तियों के प्रकार। कौन हो गए, व्यक्तियों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 5 से 11 में। किसमें, 5 से 11 में, ठीक है। हमने कहा कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता तो है, एकल नागरिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ आलोचना की जाती है। किस तरह से, कि जैसे राज्यों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो शिक्षण संस्थानों में अपने मूल निवासियों को प्राथमिकता दें। 15 आर्टिकल 15 आप जानते होंगे, ठीक है। तो प्राथमिकता देने की बात होती है, तो वहाँ पे भारत के नागरिक दूसरे स्टेट के नागरिकों को हो सकता है वंचित कर दे वो राज्य। प्राथमिकता क्योंकि देनी है किसको, अपने राज्य के निवासियों को। तो फॉर्म कोई भी निकलता है तो वो तो भारत के नागरिक के लिए होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इस चीज़ का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार उसकी आलोचना भी होती है। आर्टिकल 19 में आप देखेंगे कि हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, हमें कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, हमें कहीं भी रहने का, बसने का अधिकार है, लेकिन उसमें युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। और उसमें ये भी कहा गया है दोस्तों कि अगर वो एरिया, जिस एरिया में आप घूमने जा रहे हैं, अगर वो आदिवासी, ST SC या कुछ पब्लिक एरिया के खिलाफ है, या ना वहाँ जाना सेफ नहीं है, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ जाने से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके भारत के नागरिकों को ही भारत में ही दो तरह के पहलू देखने को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि वो चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन आलोचक आलोचना करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कारण जरूर होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से। किससे देखते हैं, अनुच्छेद 5 से, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, क्या हुआ है, जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो जन्म से ही भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, ठीक है दोस्तों। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 में लिखा, हम हूबहू पढ़ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं सकता, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि आपको एग्जैक्ट आर्टिकल ला के दिखा दूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हूबहू लिखा हुआ है किसमें, आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल में, कि जन्म से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी के बाद लेने वाले सभी नागरिक क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के पहले वाले नागरिकों के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है दोस्तों। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता के अधिकार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 7, क्या, अनुच्छेद 7, ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता है कि पाकिस्तान को प्रवर्जित कर गया, पाकिस्तान चले गए आप, पाकिस्तान क्या हुआ, गए आप, कहाँ से गए, भारत से गए,
आप कहाँ, भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन वहाँ आपको रहना पसंद नहीं आया, तो आप पाकिस्तान से लौट कर कहाँ आ गए, भारत आ गए। ठीक है, तो इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई, क्या कि अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत चले गए, 1 मार्च 1947 के पहले भारत चले गए हैं, और क्या, और 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत वापस आ गए हैं, इसके पहले आप क्या हुआ, पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन इसके पहले आप कहाँ आ गए हैं, भारत वापस आ गए हैं, भारत वापस आ गए हैं, तो आपको नागरिकता दी जा सकती है, आपको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। और क्या कहता है कि अगर आप इसके बाद आए हैं, मतलब इस तिथि के बाद आए हैं, क्या किए हैं आप, इस तिथि के बाद आए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ेगा, नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आवेदन। ठीक है, क्लियर। ये आर्टिकल 7 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि अगर आप 1 मार्च 1947 के पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन 19 जुलाई के पहले आप वापस आ गए, तो आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अगर इस डेट के बाद आए हैं तो आप आवेदन करिए, आवेदन में आपको देखा जाएगा कि एलिजिबल हैं या नहीं, एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 8। क्या है, आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आर्टिकल 8 कहता है कि कोई व्यक्ति क्या है, भारत में जन्मा हुआ है, लेकिन अगर वो भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है, भारत में जन्मा हुआ हो और भारत के बाहर रह के कुछ अपना काम कर रहा हो, किसी विदेश में जाके, जैसे अभी भी आप देखते होंगे तो कई लोग कनाडा में जाके बसे हैं, कई लोग दुबई में हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा। तो आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आपने 1935 के अधिनियम से, 1935 का जो अधिनियम आया था, तो उससे अगर आपने क्या किया है, नागरिकता ली है, और आप बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नागरिक ही माने जाएंगे, आप क्या रहेंगे, नागरिक रहेंगे, अगर आपके पास 1935 के अधिनियम से क्या है, नागरिकता है। ठीक है, क्लियर। फिर है आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9। ठीक, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ दिया और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो क्या हो। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से अपनी, तो उसे नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है मतलब ना तो आपको स्टेट देगी नागरिकता, ना आप अदर कंट्री से ले सकते हैं, ना आप अदर कंट्री से ले सकते हैं, आपको सिर्फ इंडियन माना जाएगा बस। अगर आप कुछ कलाकारी करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, फिर है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10, ठीक, आर्टिकल 10 बताता है दोस्तों, क्या बताता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकों के अधिकारों को बने रहने की बात करता है, नागरिकता के बने रहने की बात करता है। मतलब क्या करता है ये कहता है कि संसद आगे चल के अगर कोई कानून बनाती है नागरिकता के लिए, तो जो व्यक्तियों को नागरिक बना दिया गया कानून बनाने से पहले, उनकी नागरिकता को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी नागरिकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उस कानून का। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 10। जैसा मैं बोल रहा हूँ आप हूबहू लिखते चलिए, तो आपके वैसे ही जो 10 में बात लिखी है वो आपको पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, शब्द ऐसे नहीं कि मैं पूरे संवैधानिक शब्द नहीं, अपने से उसमें इंग्लिश करके आपको बता रहा हूँ, वैसा आप लिख लीजिए। ठीक है, संक्षेप में अनुच्छेद 11।
ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है, जैसे इसने क्या बोला कि नागरिकता का कानून अगर संसद बनाती है तो जो पहले नागरिक बन गए हैं उन पर उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है। तो यह अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि जो पूर्व के प्रावधान है, यानी 5 से लेके 10 तक में जो दिया गया है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं, मतलब संसद नागरिकता के संबंधी अलग से कानून बना सकती है। अब आपसे प्रश्न घुमा के पूछ ले कि क्या नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं के पास है या विधानमंडल के पास? तो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिक हैं हम, और भारत की संसद को सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर जो संसद बनती है, इस संसद को ही अधिकार है कि वो कानून का निर्माण कर सके। ठीक है, वो कानून का क्या कर सके? निर्माण कर सके। ठीक, आगे देखते हैं। ये थे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल देख लिए हम। अब देखते हैं कि हमारे भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है। तो पहला तो है कि जन्म से, यानी बाय बर्थ। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब से हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को ही आप जानते हैं कि नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं संविधान सभा वाले टॉपिक में। ठीक है, तभी से दोस्तों क्या था कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अब होता क्या था कि हमारे यहाँ अगर कोई टूरिस्ट आया घूमने, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर घूमने आई है, अगर उसके लड़का हो गया तो वो जन्मा कहाँ? भारत में। अब भले है वो विदेश का, लेकिन वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक। ऐसे प्रावधान थे हमारे यहाँ। 1955 में क्या बना था? 1955 में पहला नागरिकता का कानून बना था। ठीक है, पहला नागरिकता का कानून बना था। तब भी इसमें भी इसी तरह के प्रावधान थे। ठीक है, यानी अगर अब संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। तब से लेकर 1986 तक, 1986-87 तक यही प्रावधान था। कैसा प्रावधान? कि भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इतने सालों तक किसी को ये खबर नहीं हुई, नेताओं को, कि हम कैसा प्रावधान संविधान में रखें। आगे चलकर हुआ ये कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1987 में ये हुआ कि भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन यदि उसके माता पिता पिता उसके क्या हों? भारतीय नागरिक हों। क्या हों? भारतीय नागरिक हों। माता या पिता, कौन? माता या पिता, दोनों में से कोई क्या हो? भारतीय नागरिक हो। लेकिन यहाँ भी समस्या खड़ी हो गई। कैसी समस्या खड़ी हो गई? जो बाजू में अपने हैं एक स्टेट पाकिस्तान, वहाँ से क्या होता था? वहाँ से अवैध प्रवासी घुसे। बांग्लादेश जो है वहाँ से भी अवैध प्रवासी घुसे। अब वो क्या किए? भारत में आके किसी से शादी कर लिए। अब वो महिला क्या है? भारतीय नागरिक। अब इनका बेटा होता तो वो क्या माना जाएगा? भारतीय नागरिक। सेम यहाँ कंडीशन। अवैध प्रवासी, आतंकवादी सब घुस रहे हैं यहाँ आके बच्चे कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? भारतीय नागरिक। इस प्रावधान को आगे चलकर 2003 में ख़त्म किया गया। कब किया गया? 2003 में। और ये व्यवस्था की गई कि माता या पिता भारतीय नागरिक हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो, भारतीय नागरिक हो, चलेगा, लेकिन दूसरा पर्सन अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी यानी बिना परमिशन घुसने वाला नहीं होना चाहिए। जो अवैध प्रवासी हमने आपको बताया था राज्य विहीन व्यक्ति के बारे में, कि जिसके पास नागरिकता के डॉक्यूमेंट ना हो और वो किसी देश में दूसरे देश में जाके घुस जाए, उसे अवैध प्रवासी मानते हैं। ठीक, तो कितनी डेट आपको याद रखना है? 1987 में क्या हुआ कि माता पिता का भारतीय नागरिक होने का शर्त रखी गई। ठीक है, 2003 में क्या हुआ फिर कि 2003 में यह हुआ कि इन दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक हो, लेकिन दूसरा पर्सन अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी जन्म के द्वारा नागरिकता। दूसरी है वंशानुगत। कैसी है? वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत यानी वंश के अनुसार।
हमारे भारतीय समाज में वंश पिता से माना जाता है। किससे माना जाता है? पिता से माना जाता है। तो जब से संविधान लागू हुआ था तब से पिता अगर आपके भारतीय हैं और आपका जन्म कहीं भी हुआ है तो आपको भारतीय नागरिक माना जाता था। ठीक है, भारतीय नागरिक माना जाता था अगर आपके पिता क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं तो। ठीक है, माता को दर्जा नहीं दिया जाता। 1992 में ये शर्त यहाँ जोड़ दी गई कि माता या पिता इन दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यानी अब हमारा संविधान जो वंश का स्वरूप लेता है वो माता से भी लेता है और पिता से भी लेता है। ठीक, भारत में 7 साल रहा। ये शर्त है किसकी? ये शर्त है उसकी जो व्यक्ति किसी भी रूप से भारत से संबंधित नहीं है, बस वो भारत में आके रह रहा है। फिर एक शर्त और है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की किसी महिला से या कोई महिला भारत की किसी पुरुष से शादी कर लेती है और अगर वो भारतीय नागरिकता लेनी चाहती है तब भी उसे भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। तब भी उसे क्या करना पड़ेगा? भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। ये हो गई 3 कंडीशन। ठीक है, अगली देखते हैं देशीयकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीयकरण द्वारा। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता ये है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जो भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो या कोई अपने फील्ड में बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? देशीयकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति का कोई प्रख्यात व्यक्ति हो, भले ही दूसरे देश का है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसको बोला जाता है देशीयकरण। क्या बोला जाता है? देशीयकरण। यानी टोटल अभी मैंने आपको बता दिया 4 प्रकार से नागरिकता देना। एक अंतिम प्रकार है। अंतिम प्रकार क्या है दोस्तों? तो अंतिम प्रकार है क्षेत्रीयकरण द्वारा। क्षेत्रीकरण द्वारा यानी सम्मिलियन द्वारा। किसके द्वारा? सम्मिलियन द्वारा। जैसे आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत चाहे तो किसी अन्य राज्य को, जैसे हमारे ऊपर भूटान है, कभी ऐसा हो कि भूटान बोले कि हमको भारत में शामिल होना है, तो अगर भूटान का क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। जैसे 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया, 1961 में गोवा को शामिल किया गया। ये सब उस समय भारत में नहीं थे और जब ये भारत में सम्मिलित हुए तो इन्हें क्या माना गया? भारतीय नागरिक। यहाँ के निवास करने वाले लोगों को क्या माना गया? भारतीय नागरिक। ठीक है, तो नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? अगर ये प्रश्न बने तो याद रखिएगा, नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। जितनी भी डेट मैं आपको बताया उन सभी का अच्छे से अध्ययन करिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता छीनने के तरीके और उसके NRI किसे कहते हैं, OCI क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।